आज हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स पे। काफ़ी स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट पे प्रॉब्लम होती है, तो ये कुछ 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। तो फाइनल अकाउंट का पहला एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और ये परमानेंट एडजस्टमेंट है, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। तो इसकी दो इफेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है बैक क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड कॉलम में। और सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एसेट्स है आपके लिए, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के अगर दो अमाउंट दिए, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, तो आपको जो अमाउंट कम रहेगी वो लिखनी है। आपको दोनों में से जो कम अमाउंट है वो लिखनी है, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गई है लेकिन आपने पे नहीं किया है, खर्चा हो गया है लेकिन आपको पे करना बाकी है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने सैलरीज का लिया है, बट कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकती है, सिर्फ सैलरीज आउटस्टैंडिंग रहेंगी ऐसा नहीं है। और एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपये सैलरी पे की, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, सैलरीज 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि 2,000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बाकी है। तो आपका टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, कोई भी हो, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी एक्सपेंस अगर आपको आउटस्टैंडिंग दी है तो आपको ऐड करना है और टोटल करके सेकेंड कॉलम में लेना है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये सैलरी दी है आपको ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में बोला है कि 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आप 10 + 2 सेकेंड कॉलम में 12,000 लिखेंगे। अच्छा, ये आपको पे करना बाकी है, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। एडजस्टमेंट्स कितने भी हो सबकी दो इफेक्ट आती है। तो सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि ये आपको पे करना बाकी है, तो आप यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी सेकेंड कॉलम में 2,000, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है, आने वाला ईयर है, उसका भी पे कर दिया है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल रेंट का लिया है, लेकिन दूसरी एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। और एक्सपेंसेस हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और आप टू रेंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। मान लीजिए 20,000 रुपीज़ रेंट पे किया है और 4,000 रुपये प्रीपेड है, 4,000 इज पेड इन एडवांस, मतलब 4,000 आने वाले ईयर के लिए पे किया है। तो इस साल का एक्सपेंस आपका हो जाएगा 20,000 माइनस 4,000 16,000। आपने टोटल रेंट पे किया है 20,000, जिसमें से कि 4,000 एडवांस है, तो इस साल के लिए आपने पे किया है 16,000। तो आप रेंट में से लेस करेंगे और क्योंकि ये एडवांस पे किया आपने तो ये आपके लिए एसेट्स है। आप इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड रेंट, क्योंकि ये एसेट्स है, एडवांस में आपने पे किया, आपको नेक्स्ट ईयर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की दो इफेक्ट पर्टिकुलर जिस किसी भी एक्सपेंस के लिए मेंशन किया उसमें से लेस करना है, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग में उल्टा था, आउटस्टैंडिंग में आप ऐड करते थे क्योंकि एक्सपेंस आपकी बढ़ती है और पे करना है, इसलिए आप उसको लायबिलिटीज में लिखते थे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आपकी कोई भी एसेट्स हो, सारी एसेट्स डेप्रिशिएट होती है, मतलब उनकी वैल्यू कम कम होते जाती है। जैसे जैसे आप उनको यूज़ करेंगे उनका वैल्यू कम कम होता जाता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो एग्जाम्पल के हमने यहाँ मशीनरी लिया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर भी हो सकती है, बिल्डिंग, कोई भी एसेट्स हो डेप्रिशिएट होती है। सिर्फ लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, बाकी जितनी एसेट्स हैं आपकी सब डेप्रिशिएट होती हैं। तो आप एसेट्स बैलेंस शीट में लिखते हैं। मशीनरी, मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में 50,000 दिया है, तो आप मशीनरी 50,000 लिखेंगे और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। आपको ट्रायल बैलेंस में मशीनरी 50,000 दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। तो 50,000 का 10% 5,000, तो आप 50,000 से 5,000 डिडक्ट करेंगे और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 45,000। अच्छा, ये 5,000 आपका एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है आपको, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो आई होप समझ गया होगा आपको। ये भी क्लोजिंग स्टॉक जैसा परमानेंट एडजस्टमेंट है, हर एक सम में रहेगा। किसी भी एसेट्स को डेप्रिशिएट करने बोला होगा तो आप वो पर्टिकुलर एसेट से लेस करेंगे, जितना परसेंट बोला होगा आपको परसेंट कैलकुलेट करना होगा, माइनस करके सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए कुछ गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है।
और गुड्स से रिलेटेड रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एडजस्टमेंट कोई भी रहे, अगर गुड्स से रिलेटेड रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसमें ये रूल है कि गुड्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट साइड लिखना है, और गुड्स बिजनेस से गए तो क्रेडिट साइड लिखना है। तो ऑब्वियसली आप गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब गुड्स गोज आउट, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सिंपल। अगर 10,000 है तो आप 10,000 लिखेंगे। ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आपने 10,000 रुपये के गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आप उसकी फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल 10,000। और इसकी सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं और फ्री सैम्पल्स भी लिख सकते हैं, और सेकेंड कॉलम में लिखना है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट आता है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और गुड्स गए आपके तो क्रेडिट साइड लिखना है। गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में तो डेबिट साइड लिखना है, और ये एडवर्टाइजमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा टू एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स टेकन बाय पार्टनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ गुड्स विड्रॉ करते हैं तो आप उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और अगेन दिस इज रिलेटेड टू गुड्स, सो दिस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे गुड्स टेकन बाय, वो पार्टनर का नाम लिखना है आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बाय गुड्स टेकन बाय दैट पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ और सेल्फ यूज़, और सेकेंड कॉलम में आप अमाउंट लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ये ड्राइंग्स है तो ये कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करेगा। और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू ड्राइंग्स, ठीक है। और अगर आप बैलेंस शीट में कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल से लेस करेंगे। मान लीजिए उसने 5,000 रुपीज़ के गुड्स विड्रॉ किए तो आप लिखेंगे गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ यूज़ 5,000, और उसका कैपिटल 1 लाख से तो 1 लाख से 5,000 आप लेस करेंगे, 95,000 सेकेंड कॉलम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके गोडाउन में या शॉप में आग लग गई और कुछ गुड्स जल गए आपके, सो फिर से ये गुड्स से रिलेटेड आ गया तो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 का गुड्स जल गया तो पूरा 10,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि गुड्स ऑफ रुपीज़ 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आप यहाँ पे 40,000 लिखेंगे। और हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस करवाया हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पैसे देगी। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको 30,000 पे कर रही है, आपका 40,000 रुपीज़ का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है एंड इंश्योरेंस कंपनी इज़ पेइंग यू 10,000 रुपीज़, सो दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉस ऑफ रुपीज़ 30,000। तो जो लॉस हुआ है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, और यहाँ पे 10,000 आएगा जितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस आती हैं, तो टू लॉस बाय फायर यहाँ पे जितना नुकसान हुआ है वो आप लिखेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी आपको 30,000 दे रही है क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया था, तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम एसेट साइड, क्योंकि ये पैसे आपको मिलेंगे इंश्योरेंस क्लेम और जितना आपको इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला है। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 30,000। एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए 40,000 की गुड डिस्ट्रॉय हो गई तो आप यहाँ लिखोगे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 40,000, पूरा अमाउंट जितना का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। और इंश्योरेंस कंपनी 30,000 दे रही है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा इंश्योरेंस क्लेम 30,000। तो 40 में से 30 तो मिल गया आपको, तो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है 10,000। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आती है, तो आप यहाँ लिखोगे टू लॉस बाय फायर 10,000, जितना भी नुकसान हुआ है इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया है, तो यहाँ आप लिखोगे बैक गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 40,000 का गुड्स गया और इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। तो आप यहाँ लिखोगे लॉस बाय फायर पूरा 40,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देगी, तो पूरा 40,000 आपका लॉस होगा। और यहाँ फिर नहीं आएगा, फिर दो इफेक्ट आएगी, यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। और एक केस ऐसा भी है कि अगर 40,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम पे करे, पूरा 40,000 दे रही है, तो यहाँ पे तो 40,000 आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा इंश्योरेंस क्लेम 40,000, फिर लॉस आपका कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगी अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा दे रही है आपके क्लेम के अगेंस्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड परचेजेस मतलब कभी कभी आप गुड्स परचेस करते हैं और वो आप लिखना भूल गए, आपसे छूट गया हुआ एडजस्टमेंट। तो मान लीजिए आपकी 10 लाख की परचेजेस हैं,
आपकी परचेजेस 10 लाख है और 2 लाख का आपने एडिशनल परचेस किया बट वो छूट गया आपसे, आप कुछ रीज़न से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपकी टोटल परचेज हो गई 12 लाख। तो ये आपको करना कैसे है, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि गुड्स ऑफ ₹30,000 20,000 और कुछ अमाउंट वे परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेज और उसमें आप अनरिकॉर्डेड ऐड करेंगे 2 लाख। ठीक है, अच्छा किससे परचेस किया होगा, आप गुड्स कहाँ से परचेस करते हैं, सप्लायर से। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट में भी ऐड होगा, क्योंकि मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स 5 लाख है और आपने 2 लाख रुपए का गुड्स उनसे और परचेस किया बट आप उसको लिखना भूल गए, तो आपकी टोटल परचेजेस 7 लाख हो जाएगी। तो क्रेडिटर्स में आप अनरिकॉर्डेड परचेजेस ऐड करेंगे। तो अगर आपको अनरिकॉर्डेड परचेजेस का एडजस्टमेंट आता है, मतलब आपने गुड्स तो परचेज किए बट आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो फर्स्ट इफेक्ट परचेजेस में ऐड करना है क्योंकि आपके परचेजेस की अमाउंट इंक्रीज होगी। और सेकंड थिंग क्रेडिटर, मतलब जिनसे आप गुड्स परचेज करते हैं, जिनको आप पैसे दोगे तो उनके अकाउंट में भी ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड परचेजेस जैसे ही एक और एडजस्टमेंट है हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसका मतलब है कि आपने गुड्स तो सेल्स किए बट कुछ रीज़न से आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आप भूल गए उसको रिकॉर्ड करना। तो मान लीजिए आपकी सेल्स ट्रायल बैलेंस में आपको 15 लाख दी हुई है और 1 लाख का गुड्स आपने लास्ट डेट को बेचा या किसी भी डेट को बेचा और आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब आपको याद आया आपको एंट्री करनी है, तो आप 15 लाख में 1 लाख ऐड करोगे तो आपकी टोटल सेल्स हो जाएगी 16 लाख। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स में ऐड करना है। और ऑब्वियसली ये गुड्स आपने बेचे होंगे डेटर्स को। डेटर्स मीन्स कस्टमर, जिनको आप गुड्स सेल करते हो, जिनसे आपको पैसे लेने हैं। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट डेटर्स का अमाउंट भी ऐड होगा और डेटर्स में ऐड होगा जितना भी आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स रहेगा, और डेटर्स में ऐड करके आप अमाउंट सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की 2 इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन सेल्स क्योंकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, एट द सेम टाइम आपके डेटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी आप कस्टमर्स को, डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो आपके ट्रायल बैलेंस में मान लीजिए डेटर्स मेंशन किया है 50,000, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स मेंशन किया है 50,000 और उस पर आपको 2% डिस्काउंट है, आपने 2% डिस्काउंट अलाउ किया डेटर्स को, तो डेटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो। तो डेटर्स से लेस होगा, 50,000 है और उसका 2% 1,000, तो 50,000 से 1,000 लेस होके सेकेंड कॉलम में 49,000 आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये 1,000 रुपीज़ आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आप लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सेकेंड कॉलम में 1,000। ओके, और अगर डिस्काउंट के साथ आरडीडी वाला एडजस्टमेंट भी दिया है आपको, तो आरडीडी वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करना और डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करना। आरडीडी पहले सॉल्व होगा, उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला एडजस्टमेंट सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, सिमिलर एक और एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर, जिनसे आप गुड्स परचेस करते हो, जिनको आप पेमेंट करोगे, तो क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया। क्रेडिटर्स आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, उन्होंने आपको डिस्काउंट अलाउ किया, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स का अमाउंट कम होगा। मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स 1 लाख हैं, आपको 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है और उन्होंने आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया, तो 1 लाख में से 2,000 माइनस हो जाएगा, अब आपको पे करना है 98,000। और ये जो 2,000 कम हुआ है ये आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सेकेंड कॉलम में। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना, और लॉस और एक्सपेंस रहती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आती है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। बैंक से आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट, सो बैलेंस शीट में आप लिखते हैं बैंक लोन, क्योंकि लोन आपके लिए लायबिलिटी है और बैंक लोन पे जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप ऐड करके सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक लोन रहे या कोई भी लोन रहे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस है और जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा यहाँ लिखना है। और लोन अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके आप सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कभी कभी वो आपको डेट देते हैं, तो अगर 6 मंथ्स करेगा तो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपका बैंक लोन है 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 1 लाख का 6% 6,000 होगा, तो 1 लाख प्लस 6,000 आपका आउटर कॉलम में आएगा 1,06,000, और वो जो 6,000 रुपये इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है। बट अगर आपको उन्होंने ब्रैकेट में डेट दी है कि लोन वॉज बोरोड ऑन 1 अक्टूबर
और आपकी ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च, तो अक्टूबर से लेकर अगर आप मार्च तक काउंट करेंगे तो 6 मंथ्स ही होती हैं, तो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ओनली फॉर 6 मंथ्स ओनली। बैंक आप पे पूरे इंटायर ईयर का इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आप 1 लाख पे 6% 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो 3000 हो जाएगा। तो 1 लाख प्लस 3000, यहाँ पे 1,03,000 आएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे भी 3000 आएगा। मतलब ये है कि पीरियड वाइज इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर 6 मंथ मेंशन किया तो आप 6 मंथ्स का लेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट आपको पूरे ईयर का लेना है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी होता है। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे तो वो आपके लिए एसेट्स है, तो वो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है। आपने पैसे इन्वेस्ट किए कहीं पे और वो इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। और अगर वो मिल गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है कि मिलना बाकी है तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। इसकी 2 इफेक्ट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल आपका डिसऑनर्ड हो गया। बिल रिसीवेबल आपने डेटर के ऊपर ड्रॉ किया होगा। अच्छा, आपके टोटल बिल रिसीवेबल मान लीजिए 50,000 है, आपके पास 10-10 हज़ार रुपये के 5 बिल हैं, तो टोटल अमाउंट इज 50,000। उसमें से एक आदमी का बिल डिसऑनर्ड हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो 50,000 में से 10,000 का बिल बाउंस हो गया, मतलब आपके पास 40,000 रह गए। ठीक है, वो पर्सन मतलब आपका डेटर्स रहा होगा, अब आप उससे पैसे लेंगे। तो मान लीजिए आपके डेटर्स 1 लाख हैं, एक आदमी जिसने 10,000 का बिल दिया था वो बाउंस हो गया, तो आपके डेटर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब आप उससे 10,000 रुपये ज़्यादा मांगोगे, तो 1 लाख प्लस 10,000 इज 1,10,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। जैसे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है वैसे बिल्स पेबल भी डिसऑनर्ड हो गया। क्रेडिटर्स मतलब जिनको आप पे करोगे, तो आपने बिल एक्सेप्ट किए थे कि आप उनको पे करोगे। मान लीजिए आपके टोटल बिल एक्सेप्टेड है 20,000, उसमें से 5,000 का बिल बाउंस हो गया, आप बिल का पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब आपके बिल्स पेबल 15,000 हो गए। और जिस पर्सन का वो बिल था, जिस पर्सन को वो पैसे देने था आपको, उस पर्सन को आप ज़्यादा पैसे दोगे। मान लीजिए क्रेडिटर 50,000 थे, तो आपका एक दिया हुआ बिल उनको बाउंस हो गया, तो अब आप उनको कितना पे करोगे? 55,000। एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, बट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए उनका कैपिटल 5 लाख है और उस पर 10% इंटरेस्ट होता है, आप यहाँ पे 50,000 लिखोगे। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल में वो इंटरेस्ट ऐड होगा। रीजन पार्टनर्स का टोटल कैपिटल ऐड हो रहा है, 5 लाख रुपए उनका कैपिटल है और 50,000 रुपये उनको इंटरेस्ट मिलेगा फर्म से, तो उनका अमाउंट हो जाएगा 5,50,000। अगर आप कैपिटल बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ऐड कीजिए। अगर आप सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर अलग से बना रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा उस पार्टनर के कॉलम में जिसने ये इंटरेस्ट पे किया है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे तो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पार्टनर्स ने फर्म से जो भी अमाउंट विड्रॉ किए उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है, बट हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा। रीजन दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस हैज टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर। सो ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अच्छा, ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा। बैलेंस शीट में आपको इसको कैपिटल से लेस करना है। पार्टनर्स ने अगर 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में और 10,000 रुपये उनको इंटरेस्ट पे करना है ड्राइंग्स पे, तो उनका अमाउंट 4,90,000 हो जाएगा। और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है। नेक्स्ट है सैलरी टू पार्टनर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सेम वे यही भी है। मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म में वर्क कर रहा है और पार्टनरशिप फर्म उसे सैलरी पे कर रही है, तो उसके लिए तो इनकम है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे सैलरी टू द पार्टनर। सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आप कैपिटल में ऐड करेंगे सैलरी टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का बैलेंस बढ़ रहा है। अगर उसका कैपिटल 5 लाख है और 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, तो टोटल उसका 6 लाख हो जाएगा। और इसकी अगर आप कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा। जो भी ऐड होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, और लेस वाला आइटम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा।
ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये कुछ एग्जांपल के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस के साथ बाकी आइटम्स के साथ डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 21,000 दिया है, बैड डेब्ट्स 5,000 दिया है और आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आरडीडी दिए 2,000। ये आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और नीचे बोला है कि राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब 1,000 रुपये और बैड डेब्ट्स हो गया आपका, और डेटर्स के ऊपर 10% आरडीडी। ये आपको ऐसा एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिए हैं आपको 21,000, ये आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे और बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा फर्स्ट कॉलम में। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो जैसे मैंने बताया, आप डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में 21,000 और बैड डेब्ट्स आप यहाँ लिख देंगे 5,000, पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट आ गया राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब 1,000 रुपये आपका बैड डेब्ट्स हो गया। तो आप क्या करेंगे, डेटर से 1,000 रुपये लेस कर दीजिए, क्योंकि डेटर्स टोटल 21,000 है, उसमें से 1,000 रुपीज़ आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स, कुछ लोग इसको न्यू बैड डेब्ट्स भी लिखते हैं। इसको फर्दर बैड डेब्ट्स इसलिए लिखा क्योंकि बैड डेब्ट्स ऑलरेडी है हमारे पास, पहले से ही बैड डेब्ट्स हुआ है, ये एडिशनल बैड डेब्ट्स है। तो आप लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000 रुपये लेस हो गया, तो आपके डेटर्स रह गए 21,000 में से 1,000 लेस हो गया, आपके डेटर्स रह गए 20,000। अब आपके डेटर्स हैं 20,000, 1,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया और ये 1,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गए, ये आपके लिए लॉस है। ये इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड आपका जो बैड डेब्ट्स 5,000 पहले से ही है, उसमें आप ऐड करेंगे फॉर द बैड डेब्ट्स। आपके बैड डेब्ट्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, 1,000 रुपये से ऐड होकर अब ये 6,000 हो गया है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग डेटर्स है 20,000, उसके ऊपर भी आपको डाउट है। यहाँ पे देखिए आपके एडजस्टमेंट में मेंशन किया रहेगा प्रोवाइड 10% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो ये 1,000 रुपये राइट ऑफ करने के बाद ये एडजस्टमेंट सॉल्व होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी 10% ऑफ दिस अमाउंट, 10% आरडीडी ऑन डेटर्स बोला है, तो 10% ऑफ दिस अमाउंट इज 2,000। 2,000 लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 18,000। तो पहले डेटर से आपने फर्दर बैड डेब्ट्स लेस किया और लेस करके जो अमाउंट आएगी 10% आरडीडी, आप वो अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट वापस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ये भी आपके लिए लॉस है। तो आपका लॉस और इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको लिखेंगे न्यू आरडीडी। ये न्यू आरडीडी है क्योंकि ये आपने एडजस्टमेंट से क्रिएट किया और एक ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दी है। तो ये 2,000 रुपये आप ऐड कर देंगे। ये 2,000 कहाँ से आया, ये अभी आपने डेटर से लेस किया है। तो ये टोटल हो जाएगा इन तीनों का 5 + 1 6 + 2 8,000। ठीक है, इसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस में एक आरडीडी पहले से ही दिया है, इसको आप बोलते हैं ओल्ड आरडीडी और ये आपको लेस करनी है। तो लेस ओल्ड आरडीडी 2,000, तो आपके फाइनल अमाउंट है 6,000, ये सेकेंड कॉलम में जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे टोटल डेटर्स है 21,000, उसमें से 1,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया, रिमेनिंग डेटर्स आर 20,000 और ये 20,000 भी पूरा आएगा, इसकी गारंटी नहीं आपको। आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट शायद आपको नहीं मिलेगा। सो 20,000 का 10% 2,000, 10% क्वेश्चन एडजस्टमेंट में आपको दिया था, तो अब रिमेनिंग रह गया 18,000 और ये 1,000 और ये 2,000 दोनों लॉस है आपके लिए। तो ये बैड डेब्ट्स आपका ट्रायल बैलेंस में पहले से ही था 5,000, उसमें आपने 1,000 ऐड किया, फिर आपने न्यू आरडीडी ऐड की 2,000, सो टोटल इज 8,000 और बाद में आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड यहाँ पे आरडीडी पहले से ही दिया रहेगा। जो भी अमाउंट रहेगी वो इन तीनों की एडिशन करने के बाद आप लेस करोगे और अमाउंट सेकेंड कॉलम में जाएगी। हाँ, अगर आपका ओल्ड आरडीडी इन तीनों के अमाउंट से ज़्यादा है, मान लीजिए ये 12,000 होता तो आप यहाँ लिख दीजिए ओल्ड आरडीडी 12,000 और उसमें से ये तीनों अमाउंट लेस करने हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ ये तीनों ऐसे रहने दीजिए और ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड लिख देना 12,000। ठीक है, इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हो गया आपका। थैंक यू।